तो आज मैं अपने इस लेक्चर में कल मैं आपको जो पढ़ाया था यानी कि मिश्रण के बारे में जब दो विलेनों को आपस में मिलाया जाए या दो से अधिक विलेनों को आपस में मिलाया जाए तो किस प्रकार से परिणामी मोलरता निकाली जाती थी उसके बारे में मैंने बातें की थी। अब मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ कि यदि हमारे पास कोई एक विलेन है उसको मुझे तनु करना है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सर तनु किस प्रकार से किया जाए, है ना। या आप मुझे समझाओ तनु विलेन क्या होते हैं पहले तो पहला पॉइंट बनता है सर तनु विलेन के बारे में। देखो दोस्तों क्या होता है कि किसी भी विलायक की अपनी खुद की एक ऐसी क्षमता होती है कि किसी विलेय की निश्चित मात्रा ही अपने अंदर घोल सकता है। यदि किसी विलेय की निश्चित मात्रा ही अपने अंदर घोल सकता है इसका मतलब ये बनता है कि सर कहीं ना कहीं जो वो विलेन होने वाला है जो निश्चित मात्रा घुलने के बाद वो आपका संतृप्त विलेन होने वाला है। चलो मैं मान लेता हूँ एज अ एग्जाम्पल, मैंने मान लिया कि सर हमारे पास 100 ग्राम जल था और उसमें मैंने क्या किया, मैंने 10 ग्राम शुगर है ना 10 ग्राम शुगर यानी कि 100 ग्राम जल में एक निश्चित मात्रा यानी कि 10 निश्चित मात्रा का शुगर यानी कि 10 ग्राम शुगर आप मिला सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम आपको यहाँ पर समझाना ये चाहते हैं कि सर मात्र 10 ग्राम शुगर। अब यदि कोई व्यक्ति इसमें 1 ग्राम शुगर मिलाता है, यदि कोई व्यक्ति इसमें 1 ग्राम शुगर मिलाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब बनने वाला जो विलेन है वो क्या बनने वाला है सर, ये तनु विलेन। तनु विलेन मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि ऐसा विलेन जिसमें मिलाए गए विलेय की मात्रा अत्यंत कम हो संतृप्त विलेन की मात्रा की तुलना में। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि तनु विलेन में होगा कि जो विलेय है उसकी मात्रा अत्यंत ही कम होने वाली है तो उससे प्राप्त विलेन तनु होने वाला है। तो अब क्वेश्चन मार्क ये बनता है सर किस प्रकार से तनु विलेन मिलाया जाए। तो तनु विलेन का क्या हो रहा है कि सर विलेय अत्यंत कम, आप यूं बोल सकते हैं विलेय अत्यंत कम। अब जब विलेय आपका अत्यंत कम होगा तो आपको बताना मैं यही चाहता हूं उसके हिसाब से कि सर विलेय की मात्रा जब अत्यंत कम हो रही है इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर जो विलेय मतलब आपका जो थीम निकल के आती है, जो थीम क्या बनती है सर, थीम ये बनती है कि सर विलेय की मात्रा अत्यंत कम हो। सर वो कैसे हो सकती है, या तो आप एक काम करें कि जो विलेन बनाया गया था वहां से आप विलेय को निकाल लें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सर उसमें विलायक की मात्रा बढ़ा दें। सर हमारे पास दो तरीके हैं, या तो विलेय को निकाल ले, हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या बनता है इसमें आपका सर विलायक को मिलाने पर और सेकंड भी बनने वाला एक तरीके से विलेय को निकालने पर। तो इनमें से कोई सा भी तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि आपका विलेन तनु होने वाला। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि सर विलायक को आप मिला सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन विलेय को उस विलेन से निकाल पाना उतना आसान है ही नहीं है। तो अब क्या हुआ सर, इस कंडीशन में हमारे पास केवल एक तरीका बचता है कि सर यदि विलायक को मिला दिया जाए तो हमारा विलेन तनु हो जाएगा। तो अब आपको हम समझाते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है। यदि हमने कोई विलेन लिया और उसमें मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि सर ये हमारे पास एक प्रारंभिक विलेन था और प्रारंभिक विलेन की जो मोलरता है वो दे रखी है कैपिटल M1 और आपका V1। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया विलायक को मिलाने पर, विलायक को मिलाने पर तो अब जब मैंने विलायक की थोड़ी सी मात्रा आपसे मिलाई तो इसका मतलब क्या निकल के आता है सर, जब आपने विलायक मिलाया है तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूं विलायक मिलाने से क्या होगा सर, विलेन का आयतन बढ़ेगा। यदि आयतन परिवर्तित हुआ तो उसके हिसाब से मोलरता परिवर्तित होने वाली है। तो अब मैं आपको समझाना ही चाहता हूं कि सर आपका ये रहा M2 और ये रहा V2, ठीक है ना। तो यहां पर विलायक मिलाने के बाद बनने वाली विलेन की मोलरता का मान M2 है और आयतन का मान V2 आ रहा है। तब मैं आपको बताऊं उसके हिसाब से। तो अब बात करने वाले हैं यहां पर कि M1 V1 M2 V2। यदि हम बात करें कि विलायक मिलाया गया, विलेय तो नहीं मिलाया गया ना। यदि विलेय नहीं मिलाया गया इसका मतलब ये निकल के आता है सर विलेय के मोल जो हैं मिलाने से पूर्व जो थे मिलाने के पश्चात ही वही होने वाले। तो यहां पर क्या हुआ सर, यहां पर बनने वाला नंबर ऑफ मोल आपके N1, यहां क्या हुआ, यहां भी आपके N1 होने वाले। तो ये क्या है सर, ये दिखा रहे हैं
विलेय के मूल। सर ये विलेय के मूल हैं। अब जब विलेय के मूल n1 है तो पहले भी क्या थे, आपके n1 ही थे और मिलाने के पश्चात भी। तो अब मैं आपको समझाना ही चाहता हूं कि सर यहां पर जो विलेय के मूल n1, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है कि कैपिटल M इज इक्वल टू n बाई वी। तो यहां पर n इज इक्वल टू m इंटू वी। अब हुआ क्या सर, हुआ इस कंडीशन में यहां पर ये कि सर जो ये बनने वाला है आपका, इसके अकॉर्डिंग क्या बनने वाला है सर, ये n1 इज इक्वल टू m1 v1। ठीक उसी प्रकार से n1 इज इक्वल टू m2 v2, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो क्या हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, इट मीन्स विलायक मिलाने के पूर्व, विलायक मिलाने के पूर्व विलेय के मूल इज इक्वल टू विलायक मिलाने के पश्चात विलेय के मूल। तो अब हुआ क्या, यानी कि आप क्या करने वाले हैं, मिलाने के पश्चात भी आपके n1 मोल थे, मिलाने के पूर्व भी आपके n1 मोल थे, मिलाने के पश्चात भी n1 मोल थे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये बनने वाला है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो ये बात यहां पर निकल के आता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि जिसको अपन ने यहां पर काम किया। ये बड़ा आसान है कि किसी भी विलेन को तनु किया जाए तो किस तरीके से आप काम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक मैं बात आपको, ये बना m1 v1, तो यहां पर आपका ये फॉर्मूला बनने वाला है सर, जो रिजल्टेंट मोलरता है ये क्या बनेगा, m1 v1 डिवाइडेड बाई v2। ये आपका इस तरीके से। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि सर कितना विलायक का आयतन मिलाया गया, कितने विलायक का आयतन। अब दोस्तों साफ साफ बात है, मिलाने के पूर्व हमारे पास आयतन कितना था v1, मिलाने के पश्चात कितना था v2। तो अब क्या हुआ, कितना मिलाया गया सर, v2 माइनस v1। तो यहां पर क्या हुआ, आपने क्या लिखा, मिलाए गए विलायक का आयतन, मिलाए गए विलायक का आयतन। ये कितना होने वाला इसके हिसाब से, तो आपका ये बनेगा v2 माइनस v1। तो ये आप समझें किस तरीके से यहां पर काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखा जाए, यानी कि आपको मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, यदि आपके दो अलग अलग सॉल्यूशन मिलाए जाएं तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि आपका उनकी परिणामी मोलरता का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। और हम बात करने वाले यदि किसी भी विलेन को तनु किया जाए तो उस कंडीशन में क्या बनने वाला है सर, m1 v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू m2, जहां m2 क्या है, विलायक मिलाने के पश्चात आपका मोलरता, तो यानी कि परिणामी मोलरता तनु करने के बाद। तो इस तरीके से क्या हुआ, और आपका एक फॉर्मूला बनता है यहां पर कि मिलाए गए विलायक का आयतन, तो v2 माइनस v1। तो ये हमारे पास इस तरीके से उन्हें काम किया। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षार का मिश्रण। हम दोस्तों बात करने वाले अम्ल और क्षार का मिश्रण। तो एक आपको बात समझाते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी में, जैसे आप मान लो एक लंबे टाइम तक खाना ना खाएं, जैसे कि मान लो सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया शाम तक, तो दोस्तों क्या होता है, पेट में आपका पेन क्रिएट हो जाता है, यानी कि दर्द होने लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो सलाइवा लार है, लार में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये आपका पेट के अंदर जाता है। तो पेट के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब अम्लता बढ़ जाती है, क्योंकि HCl एक अम्ल है इसीलिए। और जब पेट में दर्द होता है तो उसको दर्द को ख़त्म करने के लिए जो दवा लेते हैं, आप एक ऐसी दवा लेते हैं कि जो बढ़ा हुआ अम्ल है उसको कम कर दे। तो यानी कि बढ़े हुए अम्ल की मात्रा को कम कौन करेगा, क्षार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस क्षार ने पेट के अंदर उपस्थित अम्ल को उदासीन कर दिया। तो क्या सीखा आपने यहाँ से कि सर अम्ल और क्षार की आपस में क्रियाएं कैसी होंगी, उदासीन अभिक्रियाएं। यानी कि आप उदासीन से, मेरा कहने का मतलब ये है कि सर ये आपस में एक दूसरे को उदासीन करने का ट्राई करेंगे। मतलब अगर दोनों की मात्राएं एग्जैक्टली बराबर हैं तो बाकी में वो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, परंतु जब आपकी उनकी मात्राएं अलग अलग हैं
तो जो पदार्थ आपका ज़्यादा है और कम वाले को पूरा का पूरा उदासीन कर देगा, और ज़्यादा वाला जो बच जाएगा वो उस विलेन का परिणामी व्यवहार दिखाने वाला है, मतलब या तो अम्ल होगा या क्षार होगा। इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं। तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यदि मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, तो मैंने मान लिया सर ये हमारे पास रहा सॉल्यूशन ए फॉर एसिड, ठीक है, और हमारे पास कोई रहा सॉल्यूशन बी, ठीक है ना, बी, और बी फॉर बेस, ठीक है ना। तो अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर, ये इसको बोलना है एसिड, यानी कि अम्ल के बारे में बात कर ली मैंने, अम्ल, और आपका ये रहा क्षार। और हम बात करें इसके हिसाब से, यदि इसकी मूलरता रही हमारे पास m1 और आपका आयतन रहा v1, और इसकी जो है ना मूलरता m2 और आयतन रहा v2, है ना। और इस कंडीशन में आपके जो मोल हैं, मोल आपके बनने वाले हैं n1 और ये रहा आपका n2, ठीक है दोस्तों। पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखा जाए, दोनों अम्ल तथा क्षार एक्स फैक्टर होने चाहिए। दोनों अम्ल तथा क्षार के एक्स फैक्टर समान होने चाहिए, ठीक है दोस्त। अब आपको हम समझाते हैं सॉल्यूशन ए आपका इस तरीके से, सॉल्यूशन बी इस तरीके से। अब यहाँ पर जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सर, वो क्या बनता है कि सर आपने दोनों को मिक्स किया, तो आपको भी मैंने बोला है कि ये एक दूसरे के प्रभाव को कम करना चाहेंगे, मतलब उदासीनीकरण। मतलब आप ये बोलने चाहते सर, यहाँ पर जैसे आपने दो सॉल्यूशन को जब मिलाया था, तो वहाँ पर क्या था, परिणामी मूलरता का फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। दोस्तों यहाँ पर क्या बनने वाला है सर, ये कुछ ऐसा हो सकता है, या तो m1 v1 माइनस का m2 v2, या ऐसा हो सकता है कि माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। नीचे जो आपका आयतन है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यदि मैं मान लेता हूँ, यदि मैं अम्ल को दिखाता हूँ धन से, है ना, धनात्मक चिन्ह, है ना, चिन्ह के बारे में, यदि मैंने अम्ल को दिखाया मैंने धन से और आपका क्षार को दिखाया मैंने ऋण से, ठीक है दोस्तों। तो आपका वही फॉर्मूला यानी कि परिणामी मूलरता, तो परिणामी मूलरता का जो फॉर्मूला बनने वाला है हमारे पास, ये बनेगा m1 v1 माइनस का m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये आपका इस तरीके से बन गया। तो यहाँ जो मैंने आपके सामने कुछ बात रखी, यहाँ पर वो पॉइंट ये बनता है कि सर किस तरीके से यहाँ पर काम किया। मतलब मैंने ये बोला कि क्षार है उसको मैंने ऋण चिन्ह मान लिया और आपका यहाँ मान लिया मैंने धन चिन्ह, तो उसके हिसाब से m1 v1 माइनस m2 v2। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि सर मतलब आप हमेशा इसको प्लस माने, इसको आप निगेटिव मान सकते हैं तो इसको प्लस होगा। अगर आपने इसको प्लस माना तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ अगर नेगेटिव आ जाएगा, इस तरीके से। अब सर इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है, इसके बाद कहानी क्या बनती है देखते हैं। जो आपका मैंने बोल दिया ये क्या बना, परिणामी मूलरता को मैंने कैसे दिखाया सर, ये मैंने मान लिया सर ये mr है ना, रिजल्टेंट। तो ये मैंने क्या किया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इसकी मूलरता मैंने क्या मान ली mr, ठीक है दोस्तों। तो हमने काम किया तो जहाँ पर mr का वैल्यू कैपिटल M और देन R। अब mr के बारे में काम करना आपको हम समझाना ही चाहते हैं कि mr का वैल्यू सर अगर आपका धनात्मक आता है ना, धनात्मक आए तो अब धनात्मक यानी कि आप ये समझें कि यदि mr का वैल्यू धनात्मक आ रहा है तो इससे यह कहना क्या चाहता है सर, mr यहाँ पर धनात्मक आया, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ सर परिणामी विलेन का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं अम्लीय आने वाला है ना। इसका मतलब अम्लीय का व्यवहार एसिडिक होगा, परिणामी विलेन का व्यवहार एसिडिक होगा, साफ बात है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये धनात्मक चिन्ह ये क्या दिखा रहा है, परिणामी विलेन कैसा होने वाला है एसिडिक। यानी कि आप यूं कह सकते हैं, पता क्या कह सकते हैं यार, ये धनात्मक कब आएगा सर, धनात्मक तब आएगा जब m इंटू m1 v1 का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होने वाला है m2 v2 से। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सर ये m1 v1 होते क्या है, ऐसा मतलब आप यूं बोलने वाले हैं कि सर m1 या आप बोले कि कैपिटल M इज इक्वल टू वी, तो आपका n इज इक्वल टू क्या m इंटू वी,
सर ये M1B1 वाकई में ये दिखा रहा है कि यहां पर ये इस सॉल्यूशन के मोल यानी कि आपके सॉल्यूशन A के जो मोल हैं वो ज्यादा हैं सॉल्यूशन B से। इसका मतलब ये बनता है कि बनने वाले रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो व्यवहार है वो आपका एसिडिक होने वाला है। अब अल्टीमेटली सेम थिंग मैं यहां पे काम करने वाला हूं MR, तो MR इज इक्वल टू नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये बोलने वाला है कि सर यहां पर N2 मोलों की संख्या N1 से ज्यादा होगी, इसीलिए इनका जो यहां पर जो साइन आने वाला आपका नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपका बेसिक होगा यानी कि आपका क्षारीय। अब यहां पर बनता है एक तरीके से MR का वैल्यू। दोस्तों यदि MR का मान 0 आता है, यहां हम बात करें MR का मान 0, इसका मतलब क्या हुआ कि सर N1 इज इक्वल टू N2 होने वाला है। तब यहां पर क्या होगा सर, यहां पर आपके परिणामी मूलता का मान 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ये सर एसिडिक रहा ना आपका बेसिक रहा। अगर आपका N1 का मान ज्यादा होता तो एसिडिक हो जाता, N2 का मान ज्यादा हो रहा है तो आपका बेसिक हो रहा है। अब दोनों ही बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। तो तीसरा पॉइंट कौन सा आता है सर, ये उदासीन है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये होने वाला है उदासीन यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन। दोनों अम्ल तथा क्षारों के एक्स फैक्टर समान होने चाहिए। मतलब आप ये चीज जब लगाने जाएं तो इस बात को यहां दिमाग में फिक्स कर लें कि सर एक्स फैक्टर समान होंगे तब ये लगेगी। ठीक उसी प्रकार से हम बात करें, यदि दो अलग अलग सॉल्यूशन जिनके एक्स फैक्टर अलग अलग हैं तो आपका मिश्रण के दौरान आपका M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 ये फॉर्मूला नहीं रहेगा। सो प्लीज कीप इन माइंड दीज ऑल थिंग्स whenever it means when we applied that type of formulas। हमारे पास अगला क्वेश्चन बनता है कि 750 ml और 0.5 मोलर HCl को 250 ml 2 मोलर HCl मिलाने पर प्राप्त विलयन की मोलरता का मान क्या होगा। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको हम समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से काम करना है। जैसे हमने यहाँ पर आपका एक तरीके से बोला कि यहाँ बनने वाला है सर, ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन नंबर A और आपका प्लस ये हमारे पास रहा सॉल्यूशन नंबर B। ये भी आपका HCl का सॉल्यूशन है, ये भी HCl का। और दोस्तों इन दोनों को मिलाने से हमारे पास क्या हुआ सर, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करने वाले इसके साथ यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखा है इसका 750 ml यानी कि V1 का मान और M1 का मान, और यहाँ आपका V1 का मान V2 का मान दे रखा है एक तरीके से 250 ml। और यहाँ बात करने वाले हैं और ये दे रखा है M2 का मान 2 मोलर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमको इस MR का वैल्यू पता चल जाए। यहाँ पर हम चाहते हैं कि MR का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब इस MR का आपका 2011 में पूछा गया था, ये आपका मेन में यानी कि हम बात कर रहे हैं सर, ये जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने दो सॉल्यूशन बनाया तो इसके हिसाब से क्या बनने वाला है, MR का मान M1V1 M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। हमारे पास ये रहा रिजल्टेंट मोलरता निकालने का शॉर्ट फार्मूला। अब हम बात करने वाले हैं रिजल्टेंट मोलरता निकालने का, तो उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। अब वैल्यूज़ को रखा यहाँ पर बेसिक, यहाँ पे क्या बनने वाला है सर, ये बनेंगे 750 गुणा आपका 0.5 और डिवाइडेड बाई हम बात और ये प्लस आपका बनने वाला है इसके हिसाब से सर 250 गुणा 2 और डिवाइडेड बाई 750 प्लस 250। अब देखते हैं यहाँ पर काम करें तो जब मैंने तो ये बनने वाला है 375 प्लस 500 और डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि हमारे पास ये बनने वाला एक तरीके से सर ये 875 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि 0.875 मोलर। ये कुछ इस तरीके से मैंने काम किया। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से मेरे पास आंसर कौन सा, आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में तो हमने उनमें से पहला क्वेश्चन लिया एक तरीके से इट मीन्स OH 0.25 डेसीमीटर क्यूब विलेन में उपस्थित होता है तो उस विलेन की मोलरता का मान ज्ञात कर। देखिए हम बात करें, चूँकि दोस्तों अभी मोलरता के बारे में मैंने आपको साफ साफ बताया। मोलरता क्या होती है, किसी भी 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेन के मोलों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। चूँकि मोलरता का साफ साफ फॉर्मूला आपको पता होता है। तो यहाँ हमने क्या किया एक तरीके से मैंने ये आपको समझाया कि मोलरता का
यानी कि ये अपन का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड दिस वन इज 3। अब आंसर नंबर 1, तो आंसर नंबर 1 की बात करो तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि सर ये जो विलेन का आयतन है, आयतन दे रखा है ये मुझे यहाँ पर सर 0.5 डेसीमीटर क्यूब। हम जानते हैं क्या जानते हैं सर कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या बना सर 0.5 लीटर, ये हमारे पास रहा। अब बात करने वाले हैं मास ऑफ NaOH। तो मास ऑफ NaOH क्या होता है 20 ग्राम। तो अब इसके हिसाब से क्या बनने वाला है, मोल ऑफ NaOH क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर मोल का फॉर्मूला दिया गया भार बटे अणुभार, तो 20/40। इस कंडीशन में 1/2 यानी कि 0.5 मोल। अब हम बताते हैं कि आपका जो मेन फार्मूला है वो बनता है हमारे पास क्या, कैपिटल M इज इक्वल्स टू विलेय के मूल डिवाइडेड बाई विलेन का आयतन इन लीटर। चूँकि विलेय के मूल ऑलरेडी कितने हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। आयतन दे रखा 0.5, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, इसके हिसाब से ये बन गया 1 मोलर। तो इसकी जो मोलरता का मान आ रहा है सर ये बन रहा है 1 मोलर, या आप बोल सकते हैं 1 मोल पर लीटर। ये हमारे पास रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान है, लेकिन हमने पहला क्वेश्चन आसान इसलिए लिया क्योंकि हमारे माइंड में सबसे पहले अप्रोच तो बने कि वाकई में हमें करना क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। बोलता है कि 10⁻23 सुक्रोज के अणु 750 ml विलेन में उपस्थित, तो उस विलेन की मोलरता का मान क्या होगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ की संख्या है ना। आंसर नंबर 2, तो मेरा सुक्रोज के अणुओं की संख्या, तो सुक्रोज के अणुओं की संख्या 10⁻23 है ना। यहाँ बात करने वाले मोल, तो यहाँ पर सुक्रोज, तो ये बना आपका इस तरीके से इट मीन्स N/Na से मैंने काम करना स्टार्ट किया, N/Na। तो N का मतलब कितना हो रहा है, यहाँ बात करें 10⁻23 और आपका Na मतलब 6.022 10⁻23। अब आप समझना इसके हिसाब से मैंने क्या किया कि सर यहाँ से 10⁻23 डायरेक्टली कट आउट, ये आपका इस तरीके से। अब यहाँ क्या आप इसको राउंड ऑफ कर ओनली 6 लिख सकते हो। यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज क्या बनने वाला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज बना 1/6, ठीक है। अब हम बात करने वाले आयतन के बारे में, चूँकि यहाँ हम देखें पास बनने वाला, देखें दोस्तों, या तो आप उस आयतन को क्या कर लें डायरेक्टली लीटर में कन्वर्ट कर लें, या फिर आपको मैं लिखा के आया हूँ कि ml वाला फार्मूला। यदि आप मोलरता निकालने के लिए मोलरता निकालने के लिए अगर आप ml वाला फार्मूला लगाना चाहते हो, तो फार्मूला क्या बनेगा आपका सर, मोलरता इज इक्वल्स टू विलेय के मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई विलेन का आयतन इन ml, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बना इसके हिसाब से n सॉल्यूट विलेय के मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, ये बना 1000 से मल्टीप्लाई हुआ सर, ये रहा हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ सर, अब बनता है इसके हिसाब से जब काम करने जाएं तो आपका, मैंने जब ये फार्मूला लगाया कैपिटल M इज इक्वल्स टू बनने वाला है आपका 1/6 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 750। तो ये बनने वाला इसके हिसाब से दोस्तों 1/675। तो अब मैंने क्या किया सर, ये रहा हमारे पास 4 और ये रहा हमारे पास 3, और यहाँ हम बात करने वाले हैं 2, 3 यानी कि 2/9। तो हमारे पास मोलरता का मान बनने वाला है 2/9 सर। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा आंसर। इसको आप फर्दर डिवाइड करके आप कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट आंसर की तरफ जा सकते हैं, इस प्रकार से काम। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ बोलता है 0.2 मोलर H2SO4 विलेन का आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस विलेन में उपस्थित H2SO4 के मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब रिवर्स केस खेल रहा है, तो इस कंडीशन में हम काम करने जाते हैं। तो मैंने आपको समझाया सर, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना आपका, उसमें दिया क्या है सर, मोलरता का मान दे रखा है, मोलरता का मान मोलरता कैपिटल M इज इक्वल्स टू दे रखा है सर 0.2 मोलर, ओके। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आयतन दे रखा है इसके हिसाब से
250 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 250 ml। अब ये आपका बना 250 ml, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ इसके हिसाब से कि सर जब ये आयतन 250 ml हो गया और कैपिटल M इज इक्वल टू क्या बना आपका N सॉल्यूट डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml गुणा 1000, ये मैंने किया इसके हिसाब से। तो अब यहाँ पर क्या बना कैपिटल M, तो कैपिटल M का वैल्यू जो बनने वाला है 0.2 और आपका N सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये मुझे निकालना ही है, ठीक है, N सॉल्यूट और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आपका 250 और आपका 1000, ठीक है दोस्तों। अब जब मैं यहाँ पर काम करने गया तो N सॉल्यूट इज इक्वल्स टू बनने वाला है 0.2 250 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम बात करें ये हुआ 50 डिवाइडेड बाई 1000 और आपका 0.05 ये बनेगा 0.05 मोल, ठीक है। अब जब मोल बने तो अपन देखें सर N सॉल्यूट से मतलब आपका NH2SO4 से है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सर ये जो आपका निकल के आता है इस तरीके से ये मोल आ गया, ठीक है। अब मोल का फॉर्मूला कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन के मोलों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान किस तरीके से कि सर एक मोल H2SO4 में उपस्थित उपस्थित ऑक्सीजन के मोल देखते हैं। तो एक मोल H2SO4 में कितने आ रहा है एक तरीके से सर ये 4 मोल ऑक्सीजन आ रहा है, 4 मोल ऑक्सीजन, ठीक है भाई। अब इसका मतलब क्या बनता है सर, इसका मतलब बनता है कि यदि हमारे पास इतने मोल बन जाए तो अल्टीमेटली क्या हुआ 0.5 मोल H2SO4। तो यहाँ पर क्या आप सिंपली मल्टीप्लाई तो 4 × 0.5 ये बनेगा हमारे पास 0.1 मोल ऑक्सीजन, ये इस तरीके से। अगर कोई व्यक्ति हमसे मान लो यहाँ वैसे द्रव्यमान के मतलब आपका जो विलेय है H2SO4 उसके द्रव्यमान के बारे में बातें नहीं करी हैं, यदि हमसे कोई द्रव्यमान के बारे में बात करता है तब तो आप दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ना आप लगा सकते हैं कि N इज इक्वल टू दिया गया भार बटे अणुभार, तो आप यहाँ पर क्या हुआ 0.05 और W/98, तो W इज इक्वल टू आपको आने वाला है यहाँ पर 4.9 ग्राम। तो ये हमारे पास काम करने की पॉलिसी है जिसके अनुसार हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कैसे इसका द्रव्यमान निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि डेंसिटी वाले क्वेश्चंस हमारे सामने आए तो हमारे माइंड में क्या अप्रोच बननी चाहिए और उसके हिसाब से मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नोट डाल के लिख लेता हूँ, है ना। यदि विलयन का भार W ग्राम तथा उसका घनत्व दिया हो, घनत्व D ग्राम पर ml है। अब देखते होता है बटे आयतन, ग्राम पर ml डेंसिटी D, ठीक है, और द्रव्यमान आपका W है और आपका आयतन मैंने V मान लिया। तो यहाँ हम चाहते ये हैं कि दोस्तों शायद अब तो अपन ने यहाँ पर ये कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पर आपके बनने वाला है V इज इक्वल्स टू, तो कैपिटल V इज इक्वल्स टू W/D ml, ये हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनने वाला है इसके हिसाब से, कैपिटल M इज इक्वल्स टू होता है N/V इन ml, तो आपका 1000 से गुणा। तो अब यहाँ बनने वाला है N इज इक्वल्स टू आपका बनने वाला है N तो आपका निकाल लेंगे एक तरीके से, और आपका V बनने वाला है एक तरीके से यहाँ पर W/D गुणा 1000 N/W गुणा D गुणा 1000,
ठीक है, ये हमारे पास क्या रहा काम करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि भी हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चंस आए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस क्वेश्चंस में कि सर आपका मास दे रखा है, तो मास ऑफ यूरिया 120 ग्राम। तो मास ऑफ यूरिया हमारे पास कितना दे रखा है 120 ग्राम। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या होने वाले हैं सर 120/60 यानी कि 2 मोल। ठीक है, अब हम बात करें कि सर इस कंडीशन में प्राप्त विलयन का जो घनत्व है, घनत्व आपका ये रखा 1.15 ml है ना। तो आप दे रखी है यहाँ पर सर ये 1.15 ग्राम पर ml सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन से हमारा मतलब निकल के आता है, यदि आप किसी भी विलयन का मास निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर वो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ बनने वाला है W सॉल्यूशन जो बनने वाला है वो होगा 120 + 1000 यानी कि 1120 ग्राम। तो अब क्या हुआ मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल क्या होगा W अपॉन ये हमारे पास रहा। तो V इज इक्वल टू क्या हुआ सर, V इज इक्वल टू बना हमारे पास मास बना 1120/1.15 ml। ठीक है, तो अब मैंने इन सब बातों को उठा के यहाँ पे लेके आया। तो मोलरता इज इक्वल टू आपका बनता है फॉर्मूला N/V इन ml। तो आपने किया 1000 से मल्टीप्लाई, तो कैपिटल हम और n का वैल्यू 2 आ रहा है और आपका ये बनता है 1120/1.15 और गुणा 1000। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये बनने वाला है 2000 गुणा 1.15 और यहाँ पर 1120। तो कैपिटल M इज इक्वल टू आपका बना सर 2.05 मोलर। ये हमारे पास रहा आंसर। ठीक है दोस्तों।